हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने हमारे पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा था और हमने स्टार्ट किया था मुख गुहिका। हमने पढ़ा था कि मुख गुहिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और लाला ग्रंथि पाई जाती है जो कि लार का श्रावण करती है। जीभ के कार्य पढ़े थे हमने। हमने कहा था कि जो जीभ होती है उसमें क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं और वो क्या कार्य करती हैं, अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं वो इनके अलग अलग स्वादों का स्वाद जो कलिकाएँ होती हैं वो अलग अलग जीव में अलग अलग क्षेत्र होते हैं जो कि भोजन में उपस्थित स्वाद का अनुभव करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कल कि ये वाला जो आगे का जो पार्ट होता है हमारा, ये मीठे का स्वाद कराता है, ये जो होता है वो नमकीन का स्वाद कराता है। इसके अलावा जो ये होता है वो खट्टे का स्वाद कराता है, जबकि ऊपर वाला जो भाग होता है वो कड़वे का स्वाद अनुभव कराता है। ये मैंने आपको इसके स्वाद कलिकाओं के भाग के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने दांत के बारे में बात की थी। हमने यहाँ पर लाला ग्रंथि से स्रावित होने वाले लार के कार्य के बारे में पढ़ा था। ये क्या कार्य करता है? यह भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि भोजन में उपस्थित मंड का पाचन करके उस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हमने कहा था कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भोजन नली यानी कि ग्रसिका के बारे में। निगला हुआ भोजन, जब हम भोजन अपने माउथ में चबा लेते हैं पूरी तरीके से, जब वो चब जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? बॉलस कहते हैं। फिर वो किस में जाता है? ग्रास नली तथा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका को हम चित्र 2.2 में स्टडी करेंगे। किस में? 2.2 में। ये वाली जो आपको यहाँ से लेकर के ये पिंक पिंक सी दिखाई दे रही है, इस नली को हम कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। चलिए अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, यानी कि ये जो ग्रसिका की जो भित्ति नलिका जो होती है, ग्रसिका जो होती है उसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? बहुत लचीली होती है। तो उसमें जब संकुचन होता है, यानी कि उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं? संकुचन की क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण यह भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभार हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हमें क्या हो जाती हैं? बमन यानी कि उल्टी हो जाती हैं। इसके कारण उस भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने बमन किया हो, इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से विषय पर चर्चा कीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, इसलिए जो हमारा आमाशय होता है उस भोजन को अच्छे से, या फिर ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अपने अंदर समा नहीं सकता है। उस स्थिति में हमें क्या हो जाती है? बमन यानी कि उल्टी हो जाती है। इसके अलावा अगर हमने कुछ गलत भी खा लिया है तो भी हमें ये बमन यानी कि उल्टी हो सकती है। चलिए अब हम आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय क्या होता है? आमाशय, इस डायग्राम में देखिए आप, आमाशय क्या है? ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय जो होता है वो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? थैलीनुमा, बिल्कुल पॉलिथीन जैसी होती है, लेकिन इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती हैं। ये चपटा होता है और जे की आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? आमाशय होता है, क्योंकि यह हमारा जो भोजन होता है वो 6 से 8 घंटे इसी भाग में अधिक समय तक एकत्रित रहता है। अतः यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, यानी कि ग्रसिका यानी कि ग्रास नलिका, जिससे हमारा भोजन माउथ से स्टमक यानी कि पेट में जाता है और दूसरी ओर या छिद्रांत में खुलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, इस कार्य को आप पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं अथवा खाना खाते समय बात करते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपको खांसी उठती है, यानी कि हिचकी आती है या घुटन का अनुभव होता है। क्या जब आप कभी कभार खाना खाते हैं, बात कर रही हूँ खाना खाते समय, तो आपको ऐसा लगता है कि ठसका लग जाता है? ठसका यानी कि बहुत तेज खांसी होने लगती है, आपको आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह खाद्य कणों के सांस नली में प्रवेश करने के कारण होता है,
क्योंकि हमारे शरीर में क्या, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम उसको निगल रहे होते हैं तो हंसते समय वो भोजन जो होता है वो हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। श्वास नली नालिका से आने वाले वायु के फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ ही चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं, क्योंकि हम जब मुख होता है वो पहले किस में खुलता है, ग्रसनी में, फिर ग्रसनी किस में खुलती है, ग्रसिका में। ग्रसनी में जो वायु नलिका होती है और जो ग्रसिका यानी कि भोजन को ले जाने वाली नलिका होती है, वो दोनों एक ही होती हैं। फिर भोजन को सांस नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, ये प्रश्न आना चाहिए कि भोजन ग्रसिका में कैसे जाता है, यानी कि जब दोनों नलिकाएं, वायु नलिका और भोजन मार्ग दोनों ही एक ही होते हैं ग्रसनी में, तो यह ग्रसिका में कैसे जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, इनमें गेट होते हैं। क्या होते हैं, गेट, यानी कि बॉल्व होते हैं। कि कैसे गेट होते हैं, भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना जैसे बॉल्व का कार्य करती है। ये जो गेट होते हैं वो कैसी संरचना होती है, मांसल रचना होती है। ये एक बॉल्व यानी कि गेट की तरह कार्य करती है, जो कि भोजन को सांस नली में जाने से रोकती है। क्योंकि ये जो बॉल्व होते हैं, जब हम भोजन निकल रहे होते हैं तो ये जो बॉल्व होती हैं वो हमारे श्वास नली को ढक लेते हैं, जिससे कि हमारा भोजन ग्रसिका में चला जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, तब उस समय ये भोजन गलती से ग्रसिका के स्थान पर किस में चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। इसलिए इसलिए हमें खांसी होती है और घुटन अनुभव होती हैं और हिचकी आती है, कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो कैसा होता है, श्लेष्म होता है, यानी कि बहुत ही लसलसा सा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है तथा पाचक रस स्रावित करता है। इसका जो आंतरिक स्तर होता है बहुत सतह जो श्लेष्म होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस का श्रावण करती है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका कार्य क्या लिखेंगे आप, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका कार्य पहला हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस को स्रावित करता है श्लेष्मल, और आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान कराता है। अम्ल अनेक जैसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं, कभी कभार जो भी हम भोजन करते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया होती हैं, जीवाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये क्या करता है, यह उस भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जो कि भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाती हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ये जो अम्लीय माध्यम होता है वो भोजन को पचाने में सहायता करता है, जिससे कि पाचक रसों की क्रिया को सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, क्या कार्य करता है ये, भोजन में जो भी हम भोजन खा रहे होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, उनको यह सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। चलिए अब हम छिद्रांत के बारे में पढ़ते हैं। छिद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। तो हमने छिद्रांत के बारे में पढ़ा था ना कि छिद्रांत क्या होती है। तो छिद्रांत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली होती है। यह यकृत, यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो हमारे जो लिवर होती है और अग्नाशय, लिवर यानी कि यकृत और पैनक्रियास, अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं, इनसे जो रस स्रावित होते हैं वो किस में जाते हैं, छिद्रांत में जाते हैं। हमारा जो स्टमक होता है यानी कि जो पेट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं, उसकी जो भित्ति होती है वो श्लेष्म होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मा के कार्य क्या हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाचक रस स्रावित करना। दूसरा, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कि भोजन के साथ पहुंच जाते हैं और यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी दो कार्य हो गए, जिससे पाचक रसों की क्रिया को करने में सहायता मिलती है। पाचक रस क्या कार्य करती हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करती हैं। तो हमारे माउथ, देखिए पाचन क्रिया में सबसे पहले माउथ जो था, हमारा जो मुंह था, मुख गोयिका थी, उसमें लार के द्वारा किस चीज़ का श्रावण हुआ था, लार का। वो क्या कार्य करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। दूसरा,
आमाशय में उपस्थित प्रोटीन का पाचन, आमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पाचक रस जो होती हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके अलावा जो क्षुद्रांत होती है उसमें यकृत और अग्नाशय से जो रस स्रावित होते हैं उनसे भोजन के अन्य पोषक तत्वों का पाचन होता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती हैं। यकृत जो होती है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। तो ये कैसे कलर की होती है आपको पूछा जा सकता है। तो ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है और उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? उदर यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि राइट साइड की ओर उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपसे पूछा जाए कि आप हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए, तो आपको यही लिखना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यह पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? पित्त रस, जो कि एक थैली में संग्रहित होता है, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत में आपने एक पित्ताशय देखा होगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पित्ताशय। तो यकृत में से जो रस स्रावित होता है उसे हम पित्त रस कहते हैं। और यह किस में आकर के एकत्रित होता है? यह पित्ताशय में आकर के स्रावित होता है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो पित्तरस का क्या कार्य करता है? पित्तरस जो होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपसे पित्तरस का कार्य पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय जो है वो हमारे पाचन तंत्र में पाई जाने वाली तीसरी ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो होती है वो कैसे कलर की होती है? ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि आमाशय के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होती है। इससे कौन से रस स्रावित होते हैं? अग्नाशय से स्रावित होने वाले रसों को हम अग्नाशयिक रस कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? स्टमक में होता है। और कौन करता है इसको? पाचक रस। आमाशय से जो पाचक रस है, उसकी श्लेष्मा से जो पाचक रस निकलती हैं वो प्रोटीन का पाचन करती हैं। इसके अलावा जो बचा कुचा प्रोटीन रह जाता है वो भोजन में, जब वो भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है तो अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है। इसके बाद अब देखिए किन किन चीज़ों का वो हो गया पाचन। माउथ में हो गया कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च यानी कि मंड का पाचन हो गया। फिर भोजन आमाशय में आता है ग्रसिका से होता हुआ। ग्रसिका हमारे पूरे पाचन तंत्र में पाए जाने वाला एक ऐसा अंग होता है जिसमें किसी भी भोजन भाग का ये कहें कि उसमें किसी भी पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है। फिर भोजन कहाँ आता है? आमाशय में आता है। आमाशय में पाचक रसों के द्वारा किसका पाचन हो गया? प्रोटीन का। फिर वो कहाँ आता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में किसका पाचन हो गया? उसका वसा का पाचन हो गया। ठीक है, क्योंकि वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पाचन कौन मददगार होता है? लिवर यानी कि यकृत जो होता है वो पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर वो अग्नाशय जो होता है उससे अग्नाशय रस निकलता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है वो क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएंगे? सरल में, क्योंकि जटिल पदार्थ जो होते हैं वो पाचन के दौरान सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगे। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो होंगे वो एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? एमिनो अम्ल से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसलिए वो पाचन की क्रिया के दौरान छोटी भाग यानी कि एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर भोजन नली यानी कि ग्रसिका के बारे में पढ़ा, आमाशय के बारे में पढ़ा, क्षुद्रांत के बारे में पढ़ा और हमने अपनी ग्रंथियों के बारे में यानी कि यकृत ग्रंथि के बारे में और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम क्षुद्रांत में अवशोषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तब तक आप यहीं तक स्टडी कीजिए और चैप्टर को समझिए। थैंक यू वेरी मच।